हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज वो घड़ी आ चुकी है जब मैं अपना पहली बार अपना पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे। तो बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन सुन लीजिए। मैं भी एक 12th अभी मैंने पास आउट की है और मैंने RBSC बोर्ड में मतलब 87% बने और मैं अभी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं अगर आपको समझाऊँगा तो मेरी भी थोड़ी मतलब स्टडी में थोड़े डेवलपमेंट होगा। इसलिए आज सबसे पहले हमारा फ्लो पे रहने वाले मैं 2 दिन आपको समझाऊंगा फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी। इस तरह से मैं आपको मतलब समझाऊंगा। और मेरा शेड्यूल ये रहता है कि मैं सबसे मॉर्निंग में, चलो शेड्यूल को बाद में देखेंगे, और अपना 10 से 12 तक मैं आपको ये वीडियो बना के मतलब वीडियो का बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम फिज़िक्स से शुरुआत करते हैं। तो फिज़िक्स में हम सबसे पहले आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे और इंशाल्लाह गाइस कल हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्लास से अपन बोर्ड पे पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड तो अवेलेबल है, बाकी थोड़ा उसको लगाना है। इसलिए चलिए आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिज़िक्स का पहला चैप्टर क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चलिए हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले लगाएंगे चार्ज क्या होता है। क्या यानी कि चार्ज यानी कि आवेश क्या होता है। आवेश एक ऐसी मूलभूत राशि है, मतलब आवेश एक ऐसी राशि है जब मान लीजिए किसी पर चार्ज होता है, वह चार्ज मिल करके यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे पता है आपको इतना ही समझ में नहीं आएगा। आप जैसे जैसे आगे ये चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर मतलब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का टॉपिक लगाइए आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना में सबसे पहले मैं थ्योरी लिख देता हूँ ताकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना। संकल्पना हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझिए। मान लीजिए आपने एक बहुत ही आप 10th क्लास से एग्जाम्पल पढ़ा रहा है सोडियम के मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,1 है ना। यानी कि उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन 2,8,7 यानी कि अपने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, अपने एक अष्टक का नियम सुना होगा, अष्टक जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना मतलब वो सबसे पहले ज़्यादातर ये अपना क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन दान करके ये कैसे गैस बन जाएगा, एक वो उत्कृष्ट गैस बन जाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट गैस की तरह मतलब व्यवहार करेगा, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और यह एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, ठीक है। और जब इसी प्रकार से क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और वह हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। माइनस का इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, Cl नेगेटिव चार्ज आएगा। आप एक बार वापस से समझिए इसको। मान लीजिए कि सोडियम था उदासीन, उसने एक ऋण आवेश निकाला। उससे पहले इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर निकालने से पहले सोडियम पर आवेश कितना था, मतलब मान लीजिए सोडियम पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। और प्रोटॉन भी कितने थे, 11, यानी कि नेट आवेश 0 है ना। चलो प्लस माइनस 0, ठीक है ना। इसके बाद अगर जब एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 एवं इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाता है 10 और इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या है, एक प्लस आवेश ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एक 11 मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से जब अपन देखते हैं क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 17,
मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से पहले, और प्रोटॉन भी हैं 17, यानी कि नेट आवेश कितना हो गया बच्चों? शून्य। गाइस शून्य, ठीक है बच्चों, क्या आप मेरी उम्र का होंगे मुझे बताएं, ठीक है। तो नेट आवेश शून्य हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन कितने हैं? 17। अब क्या है यहाँ पर? एक नेगेटिव आवेश ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, तो चलिए आगे एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट लिखिए आप, अपन प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं करते? इसकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। सबसे पहले जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है, ठीक है। पहली बात तो ये बहुत मतलब इसका 1837 गुना मतलब 1817 टाइम्स गुना अपना उसका प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। पहली बात तो ये, जो कि बहुत भारी द्रव्यमान मान सकते हैं अपन को, मतलब इलेक्ट्रॉन फिजिक्स के आधार पर। और सेकंड चीज़ हम बात करते हैं कि प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में। और नाभिक में एक आप बल जान सकते हैं, कौन सा बल? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल बहुत ही सबसे दुनिया का क्या होता है? पावरफुल बल होता है। इसलिए यहाँ पर नाभिकीय बल लगने के कारण यहाँ पर अपन प्रोटॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर और चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, आवेश की जातियाँ। सबसे पहला होता है सजातीय आवेश। सेकंड होता है विजातीय आवेश। सबसे पहले आप जानिए ये कि अगर प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर समान आवेश एक पास रखे हुए होते हैं तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि रिपल्स करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जब दो भिन्न आवेश जैसे कि माइनस प्लस अगर पास में रखे हुए हो तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन करते हैं। ये आप बात याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, आवेश के कौन से मात्रक होते हैं? तो ये ओरली सुन लीजिए। एक तो होता है, इसका ऐसे ही मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। एक कूलाम बराबर मतलब I बराबर अपन Q/T, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये I/T यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? कूलाम होता है। फिर एक होता है एक फेराडे की मतलब कितने आवेश होता है? 96500 96,500 कूलाम आवेश होता है। और एक होता है उसका CGS मात्रक। कौन सा मात्रक? CGS मात्रक। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा CGS MKS स्टोरी है ना। तुम यहाँ पर एक CGS में 3 × 10⁹ कूलाम होते हैं। मतलब एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, या इसे ESU कहते हैं। फिर हम बात करते हैं हम किसी वस्तु पर आवेश कैसे गणना करते हैं। तो किसी वस्तु पर आवेश जो होता है ना, वो उसके स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्या? एक आपने फॉर्मूला होता है Q = N, इसका अपन क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जिससे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। नेगेटिव मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि से इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि से हम किसी वस्तु पर क्या बताते हैं? आवेश बताते हैं। आवेश को बताते हैं, जैसे कि आपने पहले सुना होता, ठीक है। यहाँ पर आवेश का क्वांटमीकरण की सिद्धांत यह कहता है कि जब किसी वस्तु पर आवेश उसके स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होता है। मतलब पूर्ण गुणज का मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, 3/4 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया, 2/5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित, ऐसा नहीं। यहाँ पर केवल n बराबर +1 +2 3 4 5 6 होता है। हमेशा यही होता, -1 -2 -3 -4 -5 -6 भी हो सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और ये पूर्ण संख्या में ग्रहण करते हैं या बांटते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मान लीजिए आपके पास MCQ आ जाए कि कौन सा n का मान संभव नहीं है,
तो n का मान संभव नहीं है, तो आपको 1 2 दे दिया। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं। मान लीजिए 4.5, 2, 3, 4, 6, तो 4.5 मतलब 10 मतलब में कोई भी संख्या हो तो आपका वो उत्तर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है मान। द्रव्यमान का भी सेम ऐसा ही सीन है कि एक बात याद रख लीजिए आप, उदासीन वस्तु का द्रव्यमान है, एक है जिस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान। एक है धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, निकाला है, निकाला है यानी कि वो एक धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिसने ग्रहण किया है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इतना द्रव्यमान किसी वस्तु ने ग्रहण किया तो उसका द्रव्यमान इतना बड़ा। और इसी प्रकार से किसी वस्तु ने इतना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं, इतना एक इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब इतना द्रव्यमान निकला। और उस एक तीसरे प्रकार की वस्तु होती है जिसने ना तो इलेक्ट्रॉन दिया और ना ही इलेक्ट्रॉन निकाला। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा इसका द्रव्यमान होगा क्योंकि इसने इतना द्रव्यमान ग्रहण किया, इसने इतना मतलब वेट गेन किया, में गया, ठीक है। और उसके बाद जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला उसमें मतलब इतना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं उसने इतने द्रव्यमान क्या किया, लॉस किया। और थर्ड टाइप की चीज़ आती है जिसने कुछ नहीं किया मतलब वैसा का वैसे रखा, वेट मतलब वैसा का वैसे रखा। तो सबसे पहले आ जाएगा ये, इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, फिर इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम धन आवेशित वस्तु का। सबसे पहले ऋण आवेशित वस्तु का सबसे ज़्यादा, फिर उदासीन वस्तु का, फिर धन आवेशित वस्तु का। ये क्वेश्चन आपको MCQ में बोर्ड में स्पेशल RBSC में मिल सकता है। तो छोटा टॉपिक और समझ लीजिए। सबसे पहले आवेश की एक बात याद रखिए कि आवेश का सदिश बीजगणित योग होता है। मतलब ऐसे कि +1 -1, ऐसा नहीं कि आप 2 आवेश दे दो, इसमें कितना आवेश है कि 2 आवेश नहीं, +1 और -1 यानी कि इस पर 0 आवेश है, यानी कि बीजगणित योग होता है। मतलब +1 और -1 को 0 जोड़ना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ याद रख लीजिएगा आपकी, क्या याद नहीं है, वही विलगित निकाय में जब नेट आवेश है वो आवेश प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के बाद मतलब बराबर होता है, ठीक है। फिर आता है अपना कूलाम्ब का लॉ। चलिए अपन यहाँ पर एक काम करेंगे, थ्योरी को फटाफट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, ठीक है अपन को। तो कूलाम्ब लॉ क्या कहते हैं, सबसे पहले आप एक मान लीजिए 2 आवेश हैं Q1 Q2, ठीक है। उन दोनों आवेशों के एक सेकंड ना, एक और पॉइंट मैंने नोट्स में 1 सेकंड देखा था। तो एक और पॉइंट है कि आपको कभी क्वेश्चन कोई पूछ ले कि आवेश का सही परीक्षण क्या है, तो आपको उत्तर देना है प्रतिकर्षण से पता लगा सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर उदासीन वस्तु और धनावेशित वस्तु को अपन पास रखें तो कोई चांस नहीं है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे। लेकिन अब जब अपन ऋणावेशित वस्तु को जब अपन पास रखते हैं तो 100% क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षण के लिए। इसलिए आवेश का सही परीक्षण क्या है, प्रतिकर्षण ही सही परीक्षण है। सबसे पहले कूलाम्ब लॉ हम पढ़ेंगे, मेन टॉपिक है। तो जब दो आवेशों की मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, यानी कि इस आवेश के द्वारा इस पर बल, इस आवेश के द्वारा जो बल लगाते हैं वह बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती हैं। वापस सुनिए एक बार अलग तरीके से। किसी आवेश के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, किसी 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए कैसे। यहाँ पर वर्ग क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक क्षेत्रफल पर ये बल कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ग आया। और गुणनफल, हम आवेशों का गुणनफल क्या करते हैं, या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब अपन इन दोनों को मान लें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करके अपन निकलते हैं तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो F बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ एक K क्या नियतांक है,
तो के बारे में जानते के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 अपनी इकाई के बारे में भी जानेंगे। और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का मान होता है 9 × 10⁹। वापस से सुनिए, एप्सिलॉन नॉट का मान यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.85 × 10⁻12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है। इसका मात्रक देखिए, अगर के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे, समझिए। मान लीजिए F बराबर है के Q1 Q2/r², तो यह r² को इधर भेजा, F r² डिवाइडेड बाय Q1 Q2 बराबर के। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन का F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, R का मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन Q1 × Q2, मतलब कि 2 × 2 को क्या लग सकते हैं, बट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 का स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या कह सकते हैं अपन कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, इसका भी मतलब कूलम, इसका भी मतलब कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बॉन्ड में कूलम स्क्वायर। यहाँ पर एक और सेकंड चीज़ आती है कि भाई अपन इसका मतलब CGS मात्रक क्या होगा। तो CGS मात्रक बहुत आसान है, के का CGS मात्रक होता है 9 × 10⁹ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है पर कूलम स्क्वायर है। सीधा आपको इसको कन्वर्ट करके आगे सीधा कुछ नहीं लिखना है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम का स्क्वायर, बस इतना लिख देना है। उसके आप 9.92 भी नहीं लिखना है, आपको इसको सवाल आराम से कर सकते हैं। कैसे, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, 1 मीटर बराबर होता है 10⁵2 डाइन, ठीक है, सॉरी 2 सेंटीमीटर, और एक कूलम मतलब बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपन का वो निर्वात बट्टा माध्यम वाला, ठीक है, अपेक्षित विद्युतशीलता का कॉन्सेप्ट। तो अपेक्षित विद्युतशीलता का कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं। तो यहाँ पर के बराबर मतलब मान लीजिए एक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जब निर्वात में है, वस्तु का निर्वात में जब एक ही चीज़ आती है अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि जब ये माध्यम इनका अपेक्षित करना है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है अपन को कि अपन में के डैश कर लेना है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई से 4 पाई गया, 1 से 1 गया, तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर जाएगा एप्सिलॉन r। मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। और एक मात्रकहीन राशि होती है। कैसे राशि होती है, मात्रकहीन राशि होती है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे अपेक्षित विद्युतशीलता और परावैद्युतांक के नाम से भी जाना जाता है। 3 चीज़ के परावैद्युतांक आप ध्यान रख लीजिए। जल का परावैद्युतांक होता है अपना 80, वायु का होता है 0, धातु का होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ये 3 चीज़ का परावैद्युतांक आपको 12th और IB में बहुत काम आएंगे, ठीक है। और इस एक और चीज़ याद रख लीजिए कि F माध्यम बराबर होता है F निर्वात बट्टे एप्सिलॉन r। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वही सा आया जैसे कि अपन F रख रहे थे, तो यहाँ से F का मान मतलब निकाल करके हमने ये निकाल सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला है। उसके बाद हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वह इलाका जहाँ तक किसी आवेश का मतलब क्या हो, प्रभाव हो, मतलब कि ये कोई डॉन पाई है, ठीक है। इस डॉन पाई का एक ये इलाका है, यहाँ तक इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव। इसके बाद या कोई बंदा खड़ा है, उसका ये क्या बाल भी बाका नहीं कर सकता है। यही समझ जाएगी आप। मान लीजिए कोई एक कूलम आवेश है, ठीक है, मतलब कोई आवेश है, उस पर अपन कितनी उसका प्रभाव कितने, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो कैसे निकालेंगे अपन। उस आवेश से स्मॉल दूरी पर एक क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा आवेश रखेंगे। परीक्षण आवेश कैसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि एक कूलम आवेश रखेंगे तो एक कूलम आवेश भी एक बहुत बड़ा आवेश है।
तो यहाँ से आज क्षेत्र की तीव्रता उसके बराबर होती है जिस पर किसी बिंदु आवेश पर परीक्षण आवेश पर मतलब उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो उस पर लगाए गए बल मतलब उस परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल के बराबर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये बराबर होता है F/Q। F बराबर आ जाएगा Q0 इंटू ई यानी कि ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इसका अपन पोस्टमार्टम करते हैं। ये क्या है, F बराबर क्या होता है वो कूलाम के लॉ से कि Q1 क्या पे यहाँ पे अपना Q यानी कि स्रोत आवेश और Q2 क्या है Q0 यानी कि परीक्षण आवेश बट्टा में इसकी दूरी है R, तो ये हो जाएगा R² बट्टा में Q0। ठीक है, तो ये Q0 से Q0 का ये बराबर आ जाएगा K/R², यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है KQ/में R²। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये विद्युत बल रेखाओं का मतलब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसे मेरे नोट्स से ही समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप हेडिंग पढ़िए विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत बल रेखा क्या होती है? वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं वे विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे काल मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है, अपन उस पर खींची गई स्पर्शरेखा, मान लीजिए ये किसी पॉइंट पर मान लीजिए स्पर्शरेखा खींची, यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींची, ये अपन को मतलब क्या बताती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बताई जाती है। इनके गुण क्या होते हैं? धनात्मक एकल आवेश के लिए धनात्मक से बाहर, एकल ऋणावेश के लिए मतलब ऋणात्मक की तरफ होती हैं। धनावेश और ऋणावेश की संयुक्त विद्युत क्षेत्र में बल रेखा है धनावेश से प्रारंभ होकर मतलब पॉजिटिव से प्रारंभ होकर नेगेटिव आवेश की तरफ जाती है और एक ये बंद लूप नहीं बनाती। किसी धनावेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र वाली अथवा ऋणावेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिणाम के समानुपाती, मतलब जितना बड़ा आवेश होता है उतनी ज़्यादा विद्युत बल रेखाएँ होती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटनी है। ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्शरेखा हो जाएगी, अर्थात एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि असंभव होता है। नेक्स्ट है, इस विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्योंकि एक बल रेखा एक ही आवेश से प्रारंभ होकर उसी आवेश पर समाप्त हो जाती है। ओके, मान लीजिए कोई स्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब उसमें कोई मतलब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये मतलब बंद लूप नहीं बनाती, वहाँ पे जाती है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, मतलब वहाँ पे आगे जाके कुछ फैलती नहीं है। एक विशेष प्रकार के पॉइंट है कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र में बंद बल रेखाएं जो वक्र बनाते हैं, जैसे कि आपने EMI में पढ़ा होगा कि जहाँ पे प्रेरित करके अपन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं वहाँ पे विद्युत बल रेखाएं बनाती है। कॉन्सेप्ट होता है कि जितनी ज़्यादा मतलब वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पर जो अपना क्या कहते हैं परस्पर जितना ही ज़्यादा दूरी कम होती है वो उतना ही प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका परिमाण भी नहीं होते और दिशा भी नहीं होती, मतलब उतने ही विद्युत क्षेत्र यहाँ पे, उतने ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, इतना यहाँ पे, और दिशा भी इस स्पर्श रेखा को देख रहे होता है नियत मिलती है। यहाँ पे परिमाण भी अलग है, कुछ ऐसा है, कुछ इतना है, कुछ इतना है, कुछ छोटा है, इसलिए परिमाण और दिशा दोनों अनियत है। यहाँ पे दिशा नियत है और परिणाम अनियत। फिर एक और थोड़ा थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाता है। फिर आता है E बराबर Q इंटू 2A। समझ सकते हैं आप कौन सा? ये नहीं, सबसे पहले समझिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव ये होता है कि मतलब दो आवेश अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश सब दो एक समान दूरी पर रखे होते हैं उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण मतलब विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी की वर्ग के उनके बीच की दूरी का गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रा कूलाम पर इंटू मीटर होता है। तो आप अभी समझेंगे कि हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ये मैं MM तक काम करें इसलिए आपको बोल के समझा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये दो आवेश है +Q और -Q। ठीक है, उनके बीच की दूरी 2 है और उनके बीच की दूरी यानी कि 2 है मतलब है। ठीक है, यहाँ से 2 कैलकुलेशन ईजी हो। ठीक है, वरना अपन को L/2 लेके थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाती है। यहाँ से एक सेंटर है O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी A है। आवेशों से दूर एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश के कारण मतलब विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है Q/R²। तो यहाँ से अपन +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे।
प्लस क्यू से इस बिंदु की दूरी कितनी है वो निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, यानी कि इतना ए, मतलब अपन को इतनी दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक आर प्लस ए का अपन को क्या करना होता है, स्क्वायर के किया अपन आर स्क्वायर से आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो अपन स्मॉल आर में से कैपिटल ए को अगर माइनस कर दे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ सकती है। बिल्कुल सही कहा मैंने। यहाँ पर अगर अपन परिमाण को हल करेंगे तो ई माइनस क्यू जो है वो ई प्लस क्यू से ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि दूरी ज़्यादा होती है, मतलब ये ज़्यादा संख्या का डिवाइड लगेगा तो ये संख्या कम आएगी, और यहाँ पर दूरी कम है इसलिए यहाँ पर मतलब कम संख्या का डिवाइड लगेगा तो ये थोड़ी ज़्यादा आएगी। समझ सकते हैं आप, इतना तो बेसिक मैथ है। फिर अपन इसका नेट निकाल लेंगे ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू का। तो यहाँ से इस प्रकार से के क्यू अपन आर माइनस ए का स्क्वायर, के क्यू अपन आर प्लस ए का स्क्वायर, के कॉमन लिया तो 1 अपन आर माइनस ए का स्क्वायर, 1 अपन आर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या करते हैं अपन एलसीएम लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम एलसीएम लेंगे और या इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, मतलब जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस वाला लिख दीजिए और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस वाले लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से अपन इन दोनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आ रही, और यहाँ से माइनस ए पे रखेंगे और इसको अंदर सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2 और में ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस से गुणा, और यहाँ जब हम 2 आ रहे और 2 आ रहे को जोड़ते हैं 4 आ रहे, और ये माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर भी गया। तो 4 आ रहे को अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ से 4 यहाँ से सबसे पहले एक और चीज़ कर लीजिए, ए स्क्वायर का वर्गीकरण कर सकते हैं। मान लीजिए ये दूरी और ये दूरी में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। अपन आगे एक डाइपोल वाला सवाल सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझा दूँगा। ठीक है, फिर आगे आता है अपन का के क्यू अपॉन में 4 आर ए अपॉन में आर की घात 4, यानी कि एक आर मतलब इसको नगण्य करने पर आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2, जब आर की घात एम तब आर की घात एम और आर जो आर की घात एन है और इसका घात एम हो तो इसका गुणा होता है आर की घात एन इंटू एम। तो यहाँ से 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये 1 से ये 4 यानी कि आर क्यूब बचा। तो के क्यू 4 आर अपन आर क्यूब, या 4 ए को अपन लिख सकते तो क्यू इंटू 2 ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि क्यू इंटू 2 है, क्यू इंटू 2 होता है पी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के पी अपन आर क्यूब। इसी प्रकार से निरक्ष का हल करेंगे तो यहाँ से आ जाता है के पी अपन आर क्यूब, मतलब ये इसका आधा होता है। ठीक है, अगर किसी थीटा कोण पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा के पी अपन आर क्यूब 3 स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब आप इसको तो आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विद्युत बल आघूर्ण, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल आघूर्ण कितना होता है। तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को चित्रानुसार थीटा कोण पर रखा है। मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसको इस प्रकार से हम थीटा कोण पर रखते हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़िए प्लस क्यू पर स्थित विद्युत क्षेत्र द्वारा बल। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके प्लस क्यू के आवेश उसकी विद्युत क्षेत्र में उसकी दिशा में बल लगता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बल लगा के इस बराबर से इधर से क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू का कारण उसकी विपरीत दिशा में बल लगता है तो इस पर बल लगेगा ऐसे ई इंटू ई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2 है। अपन यहाँ पर एक लंब डालते हैं और यहाँ से अपन इसका साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्यों निकालेंगे? क्योंकि अपन को यहाँ से क्या निकालना है, अपन को बल आवन निकाल। एक सेकंड ना, साइन थीटा बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपना बी सी अपॉन में ए बी। तो बी सी कितना है, बी सी कितना है अपन कहाँ लिए यहाँ पे बी सी, और ए बी कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ए बी साइन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाए अपन को यहाँ पे टाउ बराबर क्या होता है, बल इंटू बलों के बीच की दूरी। यहाँ आपने एलिमेंट में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक तो होता है वो बल और बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल और उनके बीच की उनकी बल की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। अच्छा, ठीक है, तो लंबवत दूरी आ गई। ठीक है, बी सी बराबर ए बी साइन थीटा, ये आ गई ए बी साइन थीटा। ठीक है,
सकते हैं। तो ये 2ab sin थीटा है, तो 2ab sin थीटा को यहाँ पे हम लिख सकते हैं q इंटू ई, यहाँ से q इंटू ई है ये, और 2ab sin थीटा यानी कि टू अगर बाहर निकालेगी तो ये हो जाएगा कि q इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे ए भी कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, कितना दिया है, 2a दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा k इंटू 2a ई साइन थीटा। जो q इंटू 2a कितना होता है, p होता है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा p ई साइन थीटा। ठीक है, थीटा कौन प्लस 90 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। p फिर 0 डिग्री पर स्थायी साम्यावस्था वाले केस, 180 डिग्री पर स्थायी सामान्यावस्था वाले केस, और एक आता है फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र रेखाओं, किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब जो एक पृष्ठ से संबंधित गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। पाई बराबर होता है ई इंटू ए। ठीक है, ये कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करके अपन यहाँ से निकाल सकते हैं।